नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे प्यारे बच्चों आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ साइंस टीचिंग हब। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग ने कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 9th का, और सेकंड चैप्टर का नाम था लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और हमने क्या देखा था, इसका पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में हमने सबसे पहले बात करी थी कुछ पुरानी चीजों की, जैसे कि अलजेब्रा की। मैंने आपको बताया था अलजेब्रा कैसे आया, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल्स कहां से आया, उसी अलजेब्रा से आया। तो मैंने इसके बारे में आपको ब्रीफ इसकी हिस्ट्री बताई थी, ठीक है ना, अलजेब्रा के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल से। पॉली का मतलब मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, मैनी टर्म्स। फिर हमने बात करी थी कि भाई पॉलिनोमियल 1 टर्म का हो, 2 टर्म का हो, 3 टर्म का हो तो क्या होगा, उसकी डिग्री 1 होगी, 2 होगी तो क्या होगा, उसका वेरिएबल उसमें 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे तो क्या होगा। मतलब हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में भी बात करी थी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और हमने एक्सरसाइज 2.1 भी सॉल्व की थी। तो जो नहीं था कल, मतलब जिन्होंने कल वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं कल का पार्ट 1। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया पार्ट 2। चलिए बच्चों, तो बच्चों कल हमने एक चीज बताई थी कि किसी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल होने के लिए हम क्या देखते हैं, उसकी डिग्री देखते हैं, ठीक है ना। अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो क्या बताया था मैंने, जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 1 होगी। अगर 2 है तो, अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्या होगी, वो क्वाड्रेटिक होगी। उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है तो क्यूबिक होगी। उसके बाद 4 होगी तो क्या बताया था आपको, क्वाड्रेटिक होगी। 5 होगी तो क्विंटिक होगी, ठीक है ना। तो मेनली हम लोग 3 पावर तक की, मतलब हाईएस्ट पावर 3 तक की बातें करते हैं। उसके बाद हायर मैथमेटिक्स या हायर क्लासेस और कॉलेज वगैरह में आप ये सब एडवांस मैथमेटिक्स वगैरह में पढ़ते हैं। अदरवाइज आपको स्कूल लेवल तक की ज्यादा से ज्यादा 3 वेरिएबल मैक्सिमम है, जो डिग्री होगी वो 3 मतलब 3 तक की होगी, ठीक है ना। लेकिन अभी तो हम क्लास 9 में सिर्फ डिग्री 1 की बात करेंगे, क्योंकि डिग्री 1 को ही क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उससे जो इक्वेशन बनती है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, उस एक्सप्रेशन से जो हमारे पास ग्राफ में एक क्या बनती है, एक सीधी लाइन बनती है, ठीक है ना। उस जो एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, जो हमने कल देखा था, जो कि कैसा था हमारा एक्सप्रेशन, आपको मालूम है, a इंटू एक्स प्लस बी था। ये कहता है लीनियर पॉलिनोमियल है। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है x, उसकी पावर क्या है, एक होल नंबर है। तो आपको मैंने बताया था कि जो हमारा वेरिएबल x है उसकी पावर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर कैसे, मतलब 0 से स्टार्ट, ठीक है। इतना तो आपको पता है होल नंबर क्या होते हैं। तो हमारा जो वेरिएबल x है ये एक सिंगल वेरिएबल है, ये लीनियर कहलाता है, क्योंकि ग्राफ पे जब आप इस एक्सप्रेशन से में वैल्यू पुट करोगे, आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे, तो आपको जो पॉइंट्स बनेंगे ना, उसको जब ज्वाइन करेंगे आप, तो ज्वाइन करने पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सीधी लाइन मिलेगी, इसलिए हम उसको लीनियर कहते हैं। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का नाम लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसको डिग्री के हिसाब से भी लीनियर कहते हैं। मतलब मैक्सिमम पावर देखिए आप, x की क्या है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर जब इसकी 1 होती है वेरिएबल की, तो वो क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। तो इतनी बात आपको कल मैंने बता दिया था। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, क्या x की पावर 1/2 या अंडर रूट एक्स एक पॉलिनोमियल है क्या ये पॉलिनोमियल? मैंने आपसे क्या बताया कि x की पावर क्या हो सकती है, केवल होल नंबर हो सकती है। लेकिन अगर आप यहां पे देखें तो x की पावर क्या दिख रही है आपको, 1/2। रूट 2 को, रूट x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। तो 1/2 इज अ फ्रैक्शन और रेशनल नंबर। क्या ये एक रेशनल नंबर है जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है? तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया 1/x लिख दिया, अब आप देखेंगे तो बोलेंगे अरे सर ये तो पॉलिनोमियल होगा। मैंने बोला भाई क्यों होगा ये पॉलिनोमियल? तो आप बोलेंगे सर x की पावर 1 है। हाँ, x की पावर तो 1 है, लेकिन बेटा अभी ये हमारा जो जनरल फॉर्म है इसके जैसा है क्या? ये जनरल फॉर्म में तो क्या होता है, x न्यूमरेटर में होता है, लेकिन यहाँ पे x कहाँ है, x अभी डिनोमिनेटर में है ना। इसको आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे,
तो x की पावर 1 है तो क्या बन जाएगी, x की पावर -1 बन जाएगी। अब -1 होल नंबर है क्या? नहीं है। -1 क्या है? जो आपका -1 है वो एक नेगेटिव इंटीजर है। तो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है होल नंबर वाली, तो हम कह सकते हैं कि x की पावर -1, मतलब कोई भी अगर नेगेटिव नंबर आ जाए x की पावर में, -1 आ जाए, -2 आ जाए, -n आ जाए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ठीक है ना, नॉट अ पॉलिनोमियल। इसी प्रकार अगर कोई भी रेशनल नंबर आ जाए x के ऊपर, x की पावर में कोई रेशनल नंबर आ जाए, चाहे पॉजिटिव आ जाए, है ना, चाहे नेगेटिव आ जाए, x की पावर -1/2 हो जाए, अगेन ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। x की पावर 3/2 आ जाए, अगेन नहीं होगा। x की पावर 4/2 आ जाए, x की पावर 4/2 आ जाए तो क्या होगा? अरे आप बोलोगे सर ये तो रेशनल नंबर हो गया। अरे तो भैया रेशनल नंबर है, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हैं ना। तो पहले इसको देखिए ना आप, 2 1 is 2, 2 2 are 4, क्या बन गया ये? एक्स स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर क्या है, मतलब 2 क्या है? 2 होल नंबर है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो आप ऐसा नहीं कि बिना देखे अंधाधुंध बस आपने देखा कि रेशनल नंबर है इसलिए वो नहीं होगा। आप उसको देखेंगे कि भैया ये 4 और 2 जो है आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है ना, उनका एक कॉमन फैक्टर है 2, उससे आपने डिवाइड किया, आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया, तो आपने देखा एक्स की पावर तो 2 है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख देता एक्स की पावर -4/2, अब आप क्या करते, आप क्या बोलते हैं? अब अभी आप बोलते सर मैं इसको डिवाइड कर लूंगा, 2 1 is 2 and 2 2 are 4, एक्स की पावर -2 आ गई सर। लेकिन बेटा -2 क्या है? -2 एक नेगेटिव नंबर है। मैंने अभी आपको बताया था कि नेगेटिव नहीं आ सकता है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, वो भी कौन सी? 0 1 2 3 होल नंबर वाली। तो अगेन -4/2 आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगी, जो 1.5 एक होल नंबर नहीं है। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना। लेट अस से x की पावर 6/2 होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि 2 1 is 2 and 2 3 are 6, क्या आ गया? x का क्यूब होगा, x स्क्वायर होगा। अच्छा, अब मैंने लिख दिया 2√x, 2√x होगा या नहीं होगा? 2√x नहीं होगा, क्योंकि x की पावर क्या है? 1/2, 1/2 मतलब 0.5, क्योंकि होल नंबर नहीं है इसलिए नहीं होगा। ये बताइए √2x की पावर 1/2 नहीं होगा, क्योंकि x की पावर क्या है? 1/2 नहीं होगा। √2x होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि होगा, क्योंकि x की पावर क्या है? 1, इसलिए पॉलिनोमियल होगा, ये नहीं होगा। अब देखिए इक्वेशन आई ऐसी 2x स्क्वायर प्लस 1/x -2, क्या ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्या? नहीं है। क्यों? आप बोलोगे सर इसकी तो पावर जो है 2 है, जो कि होल नंबर में आ रही है, तो ये तो कंडीशन जो हमारी है वो फुलफिल कर रही है। लेकिन बेटा आपने सिर्फ एक्स स्क्वायर को देखा है ना, इसके बाद वाला एक्स भी तो देखोगे ना। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 -2। तो अगर ये वाला भी अगर ये होल नंबर नहीं है, एक्स की पावर में होल नंबर नहीं है, तो अगेन ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो आपको याद रखना है, आपको करके देखना है, ऐसा नहीं आप बिना करे ही बोल दें कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। एक्स की पावर 4/2 है तो इसका मतलब वो है, लेकिन एक्स की पावर 1/2 या 3/2 है तो वो नहीं है। आप डेसिमल एक्सपांशन करके देख लीजिए, अगर डेसिमल एक्सपांशन हो गया है ना, तो मतलब डेसिमल में कोई आ गया, 0.1 आ गया, 0.2 आ गया, 0.3 आ गया, 2.1 आ गया, 2.2 आ गया, 2.3 आ गया, 3.1 3.2 3.3 आ गया, मतलब वो नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। कैसे नंबर चाहिए? होल नंबर चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल देखते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक गणित मंजरी से है।
इसमें एग्जाम्पल में पूछा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64। द सम ऑफ टू नंबर इज 64, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। तो बोल रहे हैं कि जो दो संख्या है उनका सम 64 है और उसमें से एक जो नंबर एक संख्या है वो 10 मोर देन दी अदर, वो दूसरी संख्या से कितनी ज्यादा है, 10 ज्यादा है, ठीक है ना, 10 टाइम्स ज्यादा है वो दूसरी नंबर से। तो बोलता है व्हाट आर द टू नंबर्स, तो बोलता है व्हाट आर द टू नंबर्स, तो दोनों नंबर क्या है। अब देखिए अभी तक हमने जो आपको एग्जाम्पल दिए थे उसमें आपके पास ऑलरेडी लीनियर एक्सप्रेशन या आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑलरेडी वहां पे था। अब लेकिन इस कंडीशन में जब आपके पास आ जाए वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बदलना पड़ेगा। जब तक आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं बदलोगे तब तक आपको वेरिएबल्स नहीं मिलेंगे। तो आपका मेन उद्देश्य क्या होता है अलजेब्रा में, अलजेब्रा का मेन उद्देश्य ये है कि वो कोई गुप्त चीज, वो रहस्यमय चीज, वो छुपी हुई चीज जिसके बारे में पता नहीं है उसी के बारे में हमें पता करना होता है। तो कैसे पता करेंगे, जब तक हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक हम उसको पता नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमारा काम है कि हम उसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म दें। कैसे देंगे आइए देखते हैं। अब बोल रहे द सम ऑफ द टू नंबर 64। अब हमें नंबर मालूम ही नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर को मान लीजिए क्या, लेट वन नंबर इज एक्स। क्या मान लिया हमने कि हमारा जो एक नंबर है वो एक्स है। अब बोल रहा है कि वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, तो जो दूसरा नंबर है वो पहले वाले नंबर से या पहले वाला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है, 10। तो लेट वन नंबर इज एक्स देन द अदर नंबर वुड बी, क्या हो जाएगा, 10 ज्यादा है तो हमारा पहले x और कितना ज्यादा है उससे 10, हमारा एक नंबर x है, देन द अदर नंबर वुड बी ग्रेटर देन द नंबर x, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो हमने क्या कर दिया, x प्लस 10 कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों का सम कितना है, 64। तो हमारा जो एक नंबर है वो x है और दूसरा नंबर है x प्लस 10, तो उनका क्या बोल रहा है भैया, सम मतलब ऐड कर दो, x प्लस 10 कितना दे रहा है वो, ठीक है। तो ये जो बना है एक्सप्रेशन यही हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल भी है एंड लीनियर पॉलिनोमियल भी है। क्यों है लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। हाईएस्ट पावर 1 मतलब उसकी क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। जब डिग्री 1 होती है तो क्या होता है, वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो ये कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। और ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, लीनियर फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो लीनियर फंक्शन परफॉर्म करता है। मतलब हमारे पास जो, जैसे मान लीजिए कोई इनपुट दिया, हमारा x क्या हो गया, इनपुट हो गया। सपोज करें हमारा x क्या है, इनपुट है, x इज इनपुट। तो जब हम x की वैल्यू कहां पुट करेंगे, इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएंगे, एक पैटर्न आएगा। जैसे आपने x की वैल्यू ले ली 1, तो यहां क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 ले ली तो 1 प्लस 10, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास। इसको छोड़ दीजिए, अभी 64 को छोड़ दीजिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिए, मैं सिर्फ एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। आपका इनपुट x है, तो आपने इनपुट x दिया तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 प्लस 10 मतलब कितना मिल गया, 12। अगर आपने x की वैल्यू 2 मतलब आपने इनपुट को रख दिया 2, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 2 प्लस 10, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 10 14। जब आपने x की वैल्यू 3 रखी, आउटपुट क्या मिल गया, 3 प्लस 10, 3 प्लस 3 6, 16। x की वैल्यू 4 रख देंगे, आउटपुट क्या मिल जाएगा, 4 प्लस 10। अब आप देखिए इन नंबर्स को देखने पे आपको कुछ स्पेशल चीज समझ में आ रही है क्या, कि भैया पहला 12 है, इसमें प्लस 2 कर दिया तो 14 मिल गया, 14 में प्लस 2 कर दिया 16 मिल गया, 16 में प्लस 2 कर दिया तो 18 मिल गया। तो हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है
उसमें जो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, क्या कर रहा है, एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इनपुट ले रहा है और आउटपुट दे रहा है, मतलब एक इनपुट आउटपुट प्रोसेस चल रही है। तो इसी इनपुट आउटपुट प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, एक फंक्शन है, ठीक है ना। आपने एक मशीन है, सपोज करिए आपके पास एक रोटी बनाने की मशीन है। आप क्या करेंगे, रोटी बनाने की मशीन में इनपुट देंगे। इनपुट क्या होगा आपका, आटा होगा, आटा देंगे उसमें, मतलब आटा डालेंगे, फिर क्या करेंगे, उसमें पानी डालेंगे। तो आपका इनपुट क्या हो गया, आटा, और जो आपने पानी डाला वो। अब आटा और पानी डालेंगे तो मशीन क्या करेगी, रोटेट करेगी, उसकी मोटर रोटेट करेगी। रोटेट करने से क्या होगा, वो आटा और पानी मिक्स हो जाएंगे और आपको एक डो मिल जाएगा, एक डो तैयार हो जाएगा आपके पास। मतलब उसने आउटपुट में क्या दिया, आपको डो दे दिया, ठीक है ना। आप डो को क्या करेंगे, उससे आप रोटी बनाएंगे। सिंपल। और एक एग्जांपल लें तो आप मान लीजिए आपके पास गेहूं है। अब आप क्या गए, गेहूं पिसाने कहाँ गए, आटा चक्की गए। आटा चक्की में आपने क्या किया, एक मशीन लगी होती है, उस मशीन में आप क्या करते हैं, अपना जो गेहूं लाते हैं वो डाल देते हैं। मशीन का काम क्या है, उसने इनपुट को लिया। इनपुट क्या है, आपका गेहूं है। उसने इनपुट लिया, मशीन ने अपनी मोटर चालू करी, मोटर रोटेट हुई, ठीक है ना। उसमें जो बेड लगा है वो घूमा, ठीक है ना। और आपको क्या मिला आउटपुट में, आपको आउटपुट में मिला आटा। तो उसने क्या किया, मशीन ने इनपुट जो आपका एक्स है आपने दिया उसको, ठीक है ना। आपका एक्स क्या हो गया, गेहूं हो गया। और आपको उसको वाई, उसने आपको क्या दिया, आउटपुट वाई दिया। वाई क्या आउटपुट है, मतलब क्या आपका आटा है, ठीक है ना। तो ये मशीन क्या कर रही है, एक इनपुट आउटपुट प्रोसेस परफॉर्म कर रही है। तो उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए। वो फंक्शन कौन सा हमारा, ये x + 10 या 2x + 10। तो ये क्या कहला रहा है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी को हम क्या कर रहे हैं, ये लीनियर फंक्शन है, क्योंकि ये लीनियर पैटर्न जनरेट कर रहा है। कैसा पैटर्न जनरेट, लीनियर पैटर्न जनरेट कर रहा है। देखिए आपको 12 मिल रहा है, जब आप x की इनपुट की वैल्यू आप 1 ले रहे हैं तो 12 दे रहा है। अगर आप इनपुट को 2 कर दे रहे हैं तो आपको आउटपुट 14 मिल रहा है। सिमिलरली तो आप क्या कर रहे हैं, आपको जैसे आप इनपुट की वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं, मतलब इनपुट वेरिएबल आप चेंज करते जा रहे हैं, और आपका आउटपुट वेरिएबल सपोज करें y है, तो ये सारे क्या हैं, y है। y आपको पहले क्या मिल रहा है, 12, ठीक है ना, फिर 14, फिर 16, फिर 18। ये कैसे मिल रहा है, जब आप x आपका इनपुट और y आपका आउटपुट है। जब आपने इनपुट में 1 दिया तो ये 12 है, 2 दिया तो ये है, 3 दिया तो ये, और 4 दिया तो ये। तो ये क्या हुआ, ये भी लीनियर है, 1 2 3 4। फिर आपने इसमें आपको लीनियर ही मिल रहा है, बस ये डिफरेंस आपको 2 2 का मिल रहा है, लेकिन इट इज आल्सो लीनियर, 12 14 16 18। तो मैं आपको ये समझाना चाहता था कि आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक लीनियर पॉलिनोमियल भी है, इसको हम लीनियर फंक्शन भी कह रहे हैं, क्योंकि ये कैसा पैटर्न जनरेट कर रहा है, ये जो पैटर्न जनरेट हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पैटर्न। और ये जो हमारा x से लेके यहां तक की ये जो चीज है हमारी, ये चीज क्या है, आपकी लीनियर फंक्शन है। क्या ये लीनियर फंक्शन, क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। हम इनपुट दे रहे हैं, हमें एक आउटपुट मिल रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो हमारे पास क्या आ गया, यहां से x + x मिलके 2x + 10 = 64 मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया हमारे पास, 64 मिल गया। अब यहां से अपन क्या करेंगे, 2x = 64 + 10 इधर जाएगा -10, राइट साइड में जाएगा तो -10। आप मालूम है 64 - 10 होता है 54। यहाँ क्या है 2x, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x = 54 डिवाइडेड बाय 2 की टेबल बढ़ेंगे तो ये एक बार हो जाएगा। 5 के लिए करेंगे 2 2 = 4, कैरी आया 1, 14, 2 7 = 14। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 27, मतलब आपको एक नंबर मिल गया कितना, 27। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 1 नंबर इज x, देयरफॉर अदर नंबर इज x + 10, मतलब 27 + 10 मतलब क्या आ गया 37। तो आपका एक नंबर हो जाएगा 27 और दूसरा हो जाएगा 37। तो देखिए हमने क्या किया, हमारे पास था वर्ड प्रॉब्लम थी, एक स्टेटमेंट था। उस वर्ड स्टेटमेंट हमने सबसे पहले क्या किया, उसको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब हमारा कैसा है, लीनियर है। तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो ये लीनियर फंक्शन ही परफॉर्म करेगा, और जब लीनियर फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास
क्या मिलेगा, लीनियर पैटर्न मिलेगा, जो मैंने आपको भी बता चुका है। ठीक है, तो हमारा बेसिकल उद्देश्य क्या था, इसमें नंबर्स फाइंड करना था, वो हमने कर लिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 और पहला क्वेश्चन देखते हैं उसका। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ x इज इक्वल टू 0 पहला, दूसरा x इक्वल टू -1, तीसरा x इज इक्वल टू 2। तो आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है लीनियर पॉलिनोमियल की, और आपके लिए बोल रहा है इनपुट x, उसकी वैल्यू आपको दे दी अलग अलग। तो सबसे पहले इस पहले वाले की देख लेते हैं, क्या हो जाएगा भाई, 5x माइनस 3 है, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0, हमारे पास क्या जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 क्या होता है 0, 0 माइनस 3 कितना हो गया -3। तो पहला वाला आ गया आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 की वैल्यू आ गई, पहली कितनी आ गई -3। दूसरी x इज इक्वल टू -1, क्या एक्सप्रेशन है 5x माइनस 3, 5 इंटू -1 -3, 5 इंटू -1 होता है -5, ये -3, ये माइनस है कॉमन निकल गया, 5 ये वाला माइनस भी प्लस हो जाएगा, कॉमन निकल के बाद 5 प्लस 3 क्या हो गया 8, आंसर क्या आ गया -8। क्लियर, आगे बढ़े। थर्ड 5x माइनस 3, 5 x की वैल्यू कितनी है 2 -3, 5 2 10, 10 माइनस 3 7, क्या आ गया इसकी वैल्यू 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इफ s इक्वल टू 0, s इक्वल टू -3 एंड s इक्वल टू 4। s क्या हमारा इनपुट वेरिएबल है, ठीक है ना, यह सिंपली वेरिएबल है। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम पढ़ रहे लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको होना नहीं चाहिए लेकिन ठीक है, यहाँ पे आया आपकी गणित मंजिरा में, तो इसको भी देखेंगे अपन। तो आपके पास पहले देखिए एक्सप्रेशन क्या है, 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, s की वैल्यू 0 दी है, s की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 7 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 0 प्लस 6, 0 का स्क्वायर 0, 7 इंटू 0 0 प्लस 6, अगेन ये 0 माइनस 0 प्लस 6, 0 माइनस 0 0 प्लस 6 6, पहला आ गया 6। दूसरा 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, 7 इंटू -3 स्क्वायर माइनस 4, s की वैल्यू -3 प्लस 6, ठीक है, क्या आ जाएगा 7 -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और माइनस माइनस मिलके क्या बन जाते प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 9 माइनस ये माइनस माइनस इंटू माइनस होते हैं प्लस 4 प्लस 3 सॉरी 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 और प्लस हो गया 6, 7 9 63 प्लस 12 प्लस 6, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 11, कैरी आया 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, कितना आ गया 81। नेक्स्ट s इज इक्वल टू क्या है 4, एक्सप्रेशन क्या है 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, 7 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6, 7 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 4 हो गया 16 प्लस 6, 7 6 42, कैरी आया 4, 7 1 is 7, 7 प्लस 4 11 माइनस 16 प्लस 6, पहले प्लस प्लस वाले को प्लस कर लो, तो 2 प्लस 6 8, ये हो गया 118, इसमें से करना है 16 को माइनस, 8 माइनस 6 करेंगे आ जाएगा 2, 1 माइनस 1 करेंगे आ जाएगा 0, बचेगा 1, 102। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। तो देखिए साहिल की माँ की एज बोल रहा है वो 3 टाइम्स है साहिल की प्रेजेंट एज से। तो एक रेफरेंस है, सिर्फ जो रेफरेंस पॉइंट होता है ना, याद रखिए आपको मानना किसको सबसे पहले, जिसका रेफरेंस लिया जा रहा है। रेफरेंस किसका लिया जा रहा है, साहिल का, साहिल की प्रेजेंट एज का रेफरेंस लिया जा रहा है। तो आपको कई बार कंफ्यूजन होती है कि यार हम किसको माने पहले, तो याद रखना
जिसका रेफरेंस लेके हम बात कर रहे हैं ना, उसको सबसे पहले मानिए। तो रेफरेंस किसका लिया जा रहा है? रेफरेंस लिया जा रहा है साहिल की प्रेजेंट एज का, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि साहिल की मम्मी जो है उनकी प्रेजेंट एज जो है, जो उनकी एज है वो 3 टाइम्स है साहिल की प्रेजेंट एज, मतलब आज साहिल की जो एज है उस एज का क्या है, वो 3 टाइम्स है, 3 गुना है। आफ्टर 5 years देयर एज विल एड अप टू 70 years। 5 साल के बाद जब आप उनकी एज को ऐड करोगे तो वो कितनी होगी? 70 years होगी। तो बोल रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी आज की एज को आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आप रेफरेंस देखिए, आपका जो रेफरेंस पॉइंट है या रेफरेंस जो है आपका साहिल की प्रेजेंट एज है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये मानेंगे कि लेट द एज ऑफ साहिल्स present let the age of Sahil's present time be x। आज के समय में जो उसकी एज है साहिल की वो क्या है? x है। therefore एज ऑफ साहिल्स मदर इक्वल टू कितना बोल रहा है वो? 3 टाइम्स ऑफ x हो जाएगी। साहिल की जो प्रेजेंट है उससे कितनी एज है? ज्यादा, 3 टाइम्स है। तो हमारे पास देखिए वेरिएबल x और यहाँ पे आ गया 3x आ गया, मतलब ये दोनों क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years सबसे पहले हम क्या करेंगे? आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years एज ऑफ साहिल, एज ऑफ साहिल इज इक्वल टू x प्लस 5 हो जाएगी। प्रेजेंट एज है, 5 साल बाद उसकी एज में 5 साल और उड़ते हैं, प्रेजेंट एज में और 5 साल जुड़ जाएंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। सिमिलरली आफ्टर 5, सॉरी यहां से फर्स्ट टॉप उठाना है, 5 years। सिमिलरली आफ्टर 5 years एज ऑफ साहिल्स मदर क्या हो जाएगा? कितनी थी? 3 टाइम्स x थी, प्लस क्या हो जाएगी? 5। समझ में आ गया? अब क्या करना है? वो कितना हो जाएगा? 5 साल बाद देयर एज विल एड अप टू 70 years, ठीक है ना। तो इनकी एज को अपन ऐड कर दें, x प्लस 5, और दूसरी एज है 3x प्लस 5, कितनी हो जाएगी? 70 years हो जाएगी। ऐड करेंगे तो x और 3x को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4x, और 5 प्लस 5 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10, ठीक है ना। ये इक्वल टू हो जाएगा 70। यहां से क्या आ जाएगा? 4x की वैल्यू हो जाएगी 70 माइनस 10, मतलब आ गया 60। देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 अपॉन 4, 60 अपॉन 4, 4 1 is 4, 4 1 is 4, और यहाँ जाएगा 2, 4 5 is 20। तो देयरफॉर साहिल्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 15 एंड his mother's present age is equal to 3 times of 15, मतलब ये जाएगा 15 years, ये हो जाएगी 45 years। क्लियर? प्रेजेंट एज है साहिल की 15 years और उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 45 years। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन एक्चुअली इस एक्सरसाइज का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए इसके थोड़े डीप में जाने की जरूरत पड़ेगी आपको, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। किसका डिफरेंस बोल रहा है? 2 पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस बोल रहा है 63, और पॉजिटिव इंटीजर्स हमें नहीं मालूम है। द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स इज 2, द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स इज 2:5, ठीक है ना। 2:5 जो है उनके बीच का रेशियो है, और फाइंड करने बोल रहा है 2 इंटीजर्स। तो आपको फाइंड करना है वो 2 इंटीजर्स कैसे हैं।
अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमें दिया है कि डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू कितना दिया है 63, ये दिया हमें, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनेगी जब यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा इसकी जगह, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लाना है यहाँ पे, ठीक है ना, और उसको इक्वेट करना है 63 के। अब उसने आगे क्या बोल दिया, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5। अब मान लीजिए 2:5 का अगर रेशियो क्या है 2:5 मतलब 2:5। अब ध्यान से देखिए 2:5 का कहने का मतलब है हमें मालूम है इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है हमारा, है ना। इन दोनों संख्याओं के बीच में जो इंटीजर्स लिखे हुए हैं या जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है। जैसे अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वापस क्या मिलेगा 2:5। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो क्या मिल जाएगा 4/10। सिमिलरली 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा 2 3 6 5 3 15, ठीक है ना। पहले 1 से मल्टीप्लाई किया 2:5 ही आया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 2 2 4 और 5 2 10 आ गया, 3 से किया तो 2 3 6 5 3 15 आ गया। मतलब कहने का मतलब इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, जैसे यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, ठीक है ना, इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर है। तो ये कॉमन फैक्टर की वैल्यू जो रखोगे आपको उसके हिसाब से क्या मिल जाएगा, उनके बीच का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं जो ऊपर वाली संख्या है वो एक छोटी संख्या है क्योंकि उसका पार्ट छोटा है, और जो नीचे वाली है वो संख्या बड़ी है, ठीक है ना। तो ये स्मॉलर है ये लार्जर है। तो इस स्मॉलर और लार्जर जो नंबर्स हैं इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर होता है, एक कॉमन नंबर होता है, ठीक है ना। तो वो कभी 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो हमें तो नहीं मालूम है। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लें कि लेट द कॉमन फैक्टर बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स। क्या मान लें कि उनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है एक्स है। तो यहां से रेशियो क्या जाएगा, देयरफॉर क्या जाएगा, अब बोल सकते हैं रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2x/5x। ये x कॉमन फैक्टर है, ठीक है। हम यहां से क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर आवर स्मॉलर इंटीजर इज इक्वल टू 2x एंड आवर लार्जर इंटीजर इज इक्वल टू 5x, ठीक है ना। Therefore our smaller integer is equal to x आ गया एंड our larger integer is equal to 5x आ गया। या आप कह सकते हैं फर्स्ट और ये सेकंड, 2 बोला है ना, तो फर्स्ट और फर्स्ट स्मॉलर, आप इसको स्मॉलर की जगह फर्स्ट भी बोल सकते हैं, और फर्स्ट और लार्जर की जगह सेकंड भी बोल सकते हैं। Therefore our first integer is equal to 2x एंड सेकंड इंटीजर हो गया 5x, क्योंकि x क्या है उनके बीच का कॉमन फैक्टर है। तो हमारे को क्या बोला है कि ये जो इंटीजर्स हैं, जो 2 इंटीजर्स हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 63। तो अब यहाँ पे रख देंगे हम 5x - 2x इज इक्वल टू 63। तो ये देखिए वो जो अननोन यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो अननोन थी है ना, वो अननोन वैल्यू यहाँ पे आ गई है ना, क्या आ गई 5x - 2x। या अननोन वैल्यू ना कह के अननोन एक्सप्रेशन जो था हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो यहाँ पे आ गया 5x - 2x आ गया। तो ये क्या बन गई 5x - 2x इज इक्वल टू 63, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है ना। अब यहां से क्या करेंगे 5x - 2x कर दोगे तो क्या जाएगा प्लस 3x इज इक्वल टू 63। देयरफॉर x इज इक्वल टू 63/3, दैट इज 3 2 6 एंड 3 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, जो कॉमन फैक्टर की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 21 आ गई, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 21 आ गया। तो एक वैल्यू आपकी अगर है ना ये x आएगा 21, देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू क्या है 2x, मतलब 2 इंटू 21 मतलब क्या आ गया 42 एंड सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू
5x, 5x तो 5 इंटू 21 मतलब कितना आ गया 105। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो उनका देखिए फर्स्ट इंटीजर आ गया हमारे पे, यहां से अलग से लिख दे रहा हूं मैं, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 2x मीन्स 2 इंटू 21 मतलब आ गया 42, और सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू 5x मतलब 5 इंटू 21 मतलब कितना आ गया 105। तो हमें ये दो इंटीजर्स पूछ रहे थे, फाइंड द टू इंटीजर्स, तो फर्स्ट इंटीजर आ गया 42 और सेकंड आ गया 105। अगेन आप देखो 42 को और 105 के बीच का जो कॉमन था 21 से डिवाइड करोगे तो 21 2 सा 42 एंड 25 5 सा 105। तो ये देखिए 2/5 आ गया उनका रेशियो। तो हमने ये सब किया, क्यों किया? क्योंकि हमें इनके बीच का रेशियो दिया गया था, इससे हमें फाइंड करना था कि हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स एक्चुअली क्या हैं जो हमें रेशियो दे रहे हैं 2:5 का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमें? रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन्स। तो बोल रहा है रूबी के पास जितने कॉइन्स है 2 रुपए के 2 रुपीज के, वो 5 रुपीज कॉइन से कितने ज्यादा है? 3 टाइम्स ज्यादा है। इसके बाद बोल रहा है इफ शी हैड अ टोटल रुपीज 88, उसके पास टोटल कितने रुपीज है? 88 है। हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैज ऑफ ईच टाइप। तो पूछ रहा है उन दोनों, उसके पास दोनों जो कॉइन्स है 2 और 5 के, वो कितने कॉइन्स होंगे? ठीक है ना, 2 के कितने कॉइन्स होंगे और 5 के कितने कॉइन्स, मतलब 2 और 5 के कॉइन्स की हमें निकालना वैल्यू। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे देखिए रेफरेंस क्या कह रहा है? रेफरेंस कह रहा है रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपीज। तो रेफरेंस कह रहा है 5 रुपीज कॉइन्स को, तो जितने उसके पास 5 रुपीज के कॉइन्स है उससे 3 गुना किसके पास, उससे 3 गुना कौन से कॉइन्स है उसके पास? 2 रुपीज के। तो हमारा रेफरेंस जो है क्या हो गया? 5 रुपीज कॉइन्स हो गया। तो हम क्या मान लें, सबसे पहले जो रेफरेंस है उसको लेट रूबी हैज 5 रुपीज कॉइन्स इज इक्वल टू एक्स। लेट रूबी हैज 5 रुपी कॉइन्स, लेट रूबी हैज 5 rupees coins is equal to x, then Ruby has 2 rupee coins is equal to 3 times of x। क्योंकि बोल रहा है 3 टाइम्स है, जितने उसके पास 5 रुपए के कॉइन्स की संख्या है उससे 3 गुनी किसकी है? 2 रुपए की संख्या है। तो रूबी है 5 रुपी कॉइन्स कितने? एक्स है, तो रूबी के पास 2 रुपए कॉइन्स कितने हो गए? 3x। अब ये क्या बोल रहा है? इफ शी हैड अ टोटल रुपीज 88। अब ये 88 रुपीज की बात कर रहा है, लेकिन अभी हम रुपीज की बात नहीं कर रहे हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 5 रुपीज के साथ में नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू को, कॉइन्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास रुपीज के फॉर्म में है। तो अभी पास ये क्या है? कॉइन्स की संख्या है x और 3x। जब इसका 5 रुपीज के साथ मल्टीप्लाई करोगे संख्या का तो 5 रुपीज की वैल्यू मिल जाएगी, और जब आप 2 रुपीज के साथ इसकी संख्याओं की का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी 2 रुपीज के कॉइन की। तो अपन क्या करेंगे? द वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू 5 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 इंटू एक्स, and the value of 2 rupee coins is equal to कितना हो जाएगा? 3x इंटू 2, दैट इज यहाँ पे क्या 5 रुपीज के कॉइन्स की सीधे हमने 5x कर दिया था, 3x इंटू 2 कर दिया, मतलब कितना जाएगा? 2 3 6x। तो 5 रुपीज के कॉइन्स की वैल्यू जाएगी 5 टाइम्स x की, और 2 रुपीज कॉइन्स की वैल्यू जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 3x के। पहले 2 लिखो या बाद में 2 लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू 3 क्या जाएगा? 6 है। अब उसके बाद बोल रहा है कितने हैं इनकी? इफ शी हैड अ टोटल रुपीज 88। इन दोनों कॉइन्स की जो वैल्यू है 5x
और प्लस 6x को मिलाने पे टोटल उसके पास कितने रुपीज आना चाहिए 88। 5x मतलब वैल्यू और 2x की वैल्यू को मिला के 88 रुपीज होना चाहिए टोटल। यहाँ से 5 + 6 हो गया 11x, यहाँ से आ गया 88, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 88/11। तो 11 1 is 11 और 11 8 8 88, तो क्या आ गया 8। x इज इक्वल टू 8 है ना, x इज इक्वल टू 8 आ गया। हमें क्या निकालना है अब 5 रुपीज कॉइन्स की संख्या और 2 रुपीज कॉइन्स की संख्या। देयरफॉर x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 एंड क्वांटिटी ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज इक्वल टू 3x मीन्स 3 into 8 दैट इज 24। तो मतलब 5 रुपीज कॉइन्स की वैल्यू हो जाएगी 8 और 2 रुपीज कॉइन्स की वैल्यू हो जाएगी 24। तो ये जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, अ फार्मर कट्स a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes। एक फार्मर है, वो फार्मर क्या कर रहा है, वो 300 फीट के फेंस को कट कर रहा है 2 भाग में जो कि डिफरेंट साइज के, ठीक है, डिफरेंट साइज के हैं। द लॉन्गर पीस इज 4 times as long as द शॉर्टेस्ट पीस। तो जो बड़ा वाला पीस है वो 4 times है किससे, छोटे वाले पीस से बड़ा लंबा है, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, तो बोल रहा है दोनों पीसेस की लेंथ को अब बताइए। अगेन आपको सबसे पहले क्या देखना है, रेफरेंस पॉइंट कौन सा है। रेफरेंस पॉइंट कह रहा है ये है आपका शॉर्टेस्ट पीस, क्योंकि इसके रेफरेंस में क्या बता रहा है, लार्जेस्ट पीस कितना है 4 times है। किसके रेफरेंस में बता रहा है, शॉर्टेस्ट पीस के रेफरेंस में। तो शॉर्टेस्ट पीस जो है उसको आप अपना रेफरेंस पॉइंट मानेंगे और सबसे पहले उसको अपन मान लेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस इज इक्वल टू x, ठीक है ना। तो हमने एक वेरिएबल मान लिया x के। तो देखिए कितना मजेदार चीज है, हमें चीज पता नहीं होती लेकिन हम उसका पता लगा लेते हैं, किसका यूज करके, अलजेब्रा का यूज करते हैं। हमें नंबर्स नहीं मालूम है कि x के पीछे कौन सा नंबर है, ठीक है, लेकिन हम x के पीछे का नंबर यहाँ पता लगा लेते हैं। तो इसी रहस्य को पता करने के लिए, इसी जादू चीज जो जादू हो रहा है, क्या हो रहा है पीछे, उसको पता लगाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, अलजेब्रा का यूज कर रहे हैं। तो सोचिए अगर ये अलजेब्रा नहीं होता तो हम कर पाते ये सारी चीजें, हम पता कर पाते उस अननोन चीज का, उस अननोन वैल्यू का, नहीं कर पाते ना। तो देखिए अब आगे बढ़े, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस इज इक्वल टू x, देयरफॉर द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पीस क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट पीस। अगर छोटे वाला x है तो बोल रहा है कितना है, the longer piece is 4 times as long as the shortest piece। तो कितना है 4 times, तो 4 इंटू क्या हो गया x, 4x हो गया 4 times। अब ये बोल रहा है टोटल जो है फेंस कितना बड़ा है, 300 फीट का है। तो मतलब अगर आप दोनों की लेंथ को मिला दें x + 4x तो कितना होना चाहिए, वो 300 के बराबर होना चाहिए। ये दोनों पीस की लेंथ मिलाएंगे तो टोटल 300 फीट के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल बन गया है, एक एक्सप्रेशन आ गया है, या एक कहने लीनियर इक्वेशन बन गई। क्यों, क्योंकि हमने किसके इक्वेट कर लिया इसको, 300 के, ठीक है ना। जब इक्वल का साइन आ जाए और दूसरी तरफ कोई नंबर आ जाए, देखिए राइट साइड में, तो ये क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। सिंपल इतना एक्सप्रेशन है और ये पूरा इक्वेशन है, ये ध्यान रखिएगा। यहां से क्या मिल जाएगा, x + 4x मतलब 5x इज इक्वल टू 300, देयरफॉर x इज इक्वल टू 300/5। 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 1 is 5, 5 6 are 30 एंड फिर बचा 0, तो आ गया 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 60 आ गया। देयरफॉर लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट पीस की लेंथ हो जाएगी x मतलब
60 एंड लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पीस जो कितना है इससे 4 टाइम्स है, 4 इंटू 60 मतलब कितना हो जाएगा 400, 4 6 24। आप इन दोनों को ऐड कर लोगे कितना मिल जाएगा 300 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। छोटे वाले की 60 है और बड़े वाले पीस की 240, ठीक है ना। व्हेन यू विल ऐड 60 एंड 240 यू विल गेट 300, इट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। तो चलिए बच्चों अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 2.2। ओके, लेट्स सी। If the length of a rectangle is 3 more than twice its width, 3 more than twice its width, and its width is sorry width नहीं है, it is perimeter, and its perimeter is 24 centimeter. What are the dimension of the rectangle? ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। एक रेक्टेंगल बना लीजिए। रेक्टेंगल लेंथ ज्यादा और विड्थ कम हो जाती है, यू नो दैट लेंथ इज मोर देन विड्थ। सो आपको डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन का मतलब ये हो गया कि क्या निकालना, आपको लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है, ठीक है ना। डायमेंशन का कहने का मतलब क्या है, लेंथ एंड विड्थ, ठीक है ना। ब्रेथ नहीं, लेंथ एंड विड्थ। तो लेंथ हो गई आपकी L और विड्थ आपकी क्या हो गई W। तो क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width। अब देखिए रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, विड्थ, क्योंकि विड्थ के रेफरेंस में ही बोल रहा है कि रेक्टेंगल की लेंथ इतनी है। तो पहले तो हमें किसका पता होना चाहिए, विड्थ का पता होना चाहिए। लेकिन हमें विड्थ के बारे में पता है क्या, नहीं पता। तो हमारे को सबसे पहले ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में क्या पता करना है, रेफरेंस। किसका रेफरेंस लेके किसके बारे में कहा जा रहा है, तो रेफरेंस लिया जा रहा है विड्थ का। तो हम सबसे पहले विड्थ मानेंगे क्योंकि हमें विड्थ के बारे में पता नहीं है। लेट्स द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स मान लें, डब्ल्यू मान लेते क्योंकि अपन डब्ल्यू मान लेते, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके रेफरेंस में जो लेंथ है रेक्टेंगल की, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, 3 more than twice। 3 more मतलब ज्यादा मतलब प्लस twice its width, 3 more मतलब पॉजिटिव प्लस जोड़ना है, ट्वाइस इट्स विड्थ मतलब जो उसकी ट्वाइस विड्थ है उससे कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 3 more than twice its width। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, लेंथ की वैल्यू क्या आ गई, 3 + 2W आ गई। क्लियर। जो स्टेटमेंट दिया था उसके हिसाब से आपने अपनी क्या बना ली, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल बना लिया है ना। तो ये यहां से आ गया अपना 3 + 2W। अब क्या बोल रहा है, इसकी पेरीमीटर आप जानते हैं ना। पेरीमीटर क्या होती है, यहां से चले, इसको कह दो A B C D। जब आप A से स्टार्ट करके चले, B पे गए, फिर C पे गए, फिर D पे गए और वापस अगर आप A पे आ गए तो ये क्या कहलाती है, इसकी पेरीमीटर, या सर्किल में जैसे उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो ये क्या इसकी पेरीमीटर है रेक्टेंगल की। तो बोल रहा है कि क्या गिवन है आपको, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या हो जाएगा भाई, ये लेंथ है, लेंथ और लेंथ मिलके कितनी हो गई, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, और विड्थ तो विड्थ मिलके क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ विड्थ। 2 लेंथ है तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस कितनी विड्थ है, ट्वाइस, तो 2W। तो ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2L + 2W। तो आपको ये दिया है, देयरफॉर 2L + 2W इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितनी दी गई है, 24 दी गई है। ठीक है, आगे आपके पास इक्वेशन आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन आ गया बस, 12 + 2W इज इक्वल टू 24। अब हम क्या करेंगे, लेंथ इज इक्वल टू कितनी है, लेंथ आपकी है ये 3 + 2W प्लस
प्लस 2w इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6 प्लस 2 2 जार 4w प्लस 2w इज इक्वल टू, हमने एक ही वेरिएबल के उसमें लिख दिया क्योंकि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी तो हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हमने इसको पहले एक ही सिंगल वेरिएबल में लिया है, w के फॉर्म में लिया है इसको, पूरा w हो गया ये। अब क्या हो जाएगा, 6 4 प्लस 2 क्या हो गया 6, w इज इक्वल टू 24 आ गया। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, अगर हम 6w को यहीं रहने दे तो 6w इज इक्वल टू हो जाएगा 24 और 6 को इधर ले आएंगे तो जाएगा माइनस का 6। 24 माइनस 6 कितना होता है, 14 माइनस 6 होता है 8, बचेगा 18। ठीक है ना, तो 6w इज इक्वल टू हो गया 18, देयरफॉर w इज इक्वल टू हो गया 18 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 इज 6 एंड 6 3 आर 18, तो w की वैल्यू आ गई आपके पास 3। मतलब आपकी विड्थ कितनी आ गई, 3 आ गई। विड्थ अगर 3 आ गई तो देयरफॉर l इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, 3 प्लस 2w, तो 3 प्लस 2w है तो लेंथ हो जाएगी 3 प्लस 2 इंटू विड्थ कितनी है हमारे पास, सब भी निकाली 3, तो 3 प्लस 2 3 आर 6, तो लेंथ आ गई हमारे पास 3 प्लस 6 मतलब 9। ठीक है, मतलब विड्थ हो गई 3 सेंटीमीटर और लेंथ हो गई 9 सेंटीमीटर। अगर आप इसी फॉर्मूले में वापस पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एल मतलब 2 इंटू 9 18 प्लस 2 इंटू डब्ल्यू मतलब 2 इंटू 3 6, 18 प्लस 6 कितना होता है 24। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ और ये मिला के हमारा क्या जाएगा आंसर। हमें दोनों डायमेंशन मतलब हमें डायमेंशन निकालने थे, मतलब क्या निकालना, दोनों चीज निकालनी थी, लेंथ और विड्थ निकालनी थी। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो अगर आपको इसमें से जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आज पूरे, लगभग पूरे, हाँ पूरे ही कराए मैंने, तो इन क्वेश्चन में से अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी परेशानी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स में आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट होगा। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, इसका थर्ड पार्ट देखेंगे कल, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा थर्ड पार्ट के लिए, कल हम इसके आगे देखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए हम वाइंड अप करते हैं, कल मिलूंगा मैं आपसे। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और अच्छे नंबर से पास होइए अपने एग्जाम्स में। और जो भी आपको दिक्कत परेशानी हो तो आप मेरे साथ शेयर करिएगा। तो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।